हाय दोस्तों। कल हम लोगों ने आपका करंट अफेयर्स का लीगल और अदर अफेयर्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और मैंने इंट्रोडक्टरी नोट पर आपको थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट द कोर्ट्स, अबाउट द गवर्नमेंट मशीनरी, उसके बाद मैंने हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन आपको दिया था। हम लोग क्या करते हैं, यही सेम प्रोसीजर हम लोग रोज फॉलो करेंगे। एक 2 से 3 मिनट में हम लोग पहले जो कल आपने पढ़ा था वो पूरा के पूरा पोर्शन हम लोग पहले रिवाइज करेंगे। वंस वी डन विद दैट, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे का पोर्शन, मतलब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका पोर्शन हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। सो बिफोर वी स्टार्ट एक बार फटाफट क्विक रिकैपिटुलेशन ले लेते हैं जल्दी से जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। सबसे पहले हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था 26 जनवरी 1950 वाज द इफेक्टिव डेट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम इफेक्टिव, और उस दिन से हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब भारत के संविधान को लागू किया था, एंड दैट इज व्हाई दैट डे सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। अच्छा, किसने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन? ऑफ कोर्स अ कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी वाज फॉर्म्ड व्हिच वाज चेयर्ड एंड हेडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सो अंडर हिज चेयरमैनशिप हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा के पूरा बनाया। अच्छा, फिर आप लोगों ने ये 4-5 वर्ड्स के बारे में डिस्कशन किया था। मैंने आपको बताया था कि सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दोनों बेसिकली प्रियम्बल में इंक्लूड किए गए थे आफ्टर 1976 में, जब इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, घोषित हुई थी। जबकि 3 वर्ड्स बेसिकली सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जो फीचर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये थे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले दिन से जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था। उसके बाद फिर आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के बारे में बात की थी कि गवर्नमेंट ने 3 लिस्ट में अपने सारे के सारे पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। पहली लिस्ट थी यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी आइटम्स फॉल करते थे उन सभी के ऊपर लॉ बनाने का, रूल्स बनाने का राइट बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जितने भी आइटम्स फॉल करते हैं उन सभी के ऊपर लॉज और रूल्स बनाने के पावर्स बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के पास थे। थर्ड आपने जो बात की थी दैट वाज कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल्स बना सकती थी, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती थी, एंड इफ एट ऑल देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन द टू, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, द रूल्स framed by central government shall remain in force, right? ये आप लोगों ने पढ़ा था। स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने बात की थी। मैंने आपको बताया था 3 सभी लोग जानते हैं, लेकिन चौथा आर्म बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं अनफॉर्चुनेटली। पहला लेजिस्लेटिव आर्म विच इज द गवर्नमेंट एट 2 levels, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा विच इज द लोअर हाउस, राज्यसभा विच इज द अपर हाउस, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, उसकी स्टेट लेजिस्लेटिव, मतलब आपकी बेसिकली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, काउंसिल होती है सारी की सारी। फिर सेकंड एग्जीक्यूटिव फंक्शनरी, बेसिकली जो रूल्स रेगुलेशंस लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उसे अप्लाई करना, उसे लागू करना इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। एंड थर्ड विच इज जुडिशरी। जुडिशरी हम लोग मानते हैं इज इंडिपेंडेंट, राइट, इंडिपेंडेंट ऑफ द forces by legislative or maybe the executive functions. Judiciary means the entire legal system of the court system of this country, which also includes tribunals. Now tribunals का मैंने आपको बताया था, they are, अच्छा खैर आगे बात करते हैं जुडिशियल, क्वाजी जुडिशियल। उसके बाद फोर्थ मैंने एक और बताया था विच वाज मीडिया। मीडिया वाज अ लॉट एम्फसाइज्ड आफ्टर अगेन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी 1976 के बाद मीडिया को हम लोगों ने मतलब इट वाज गिवन वाइड इंपॉर्टेंस। अच्छा, फिर हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स के बारे में बात किया था। सो द टॉप यू हैव सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे यू गॉट हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे आपके सिविल कोर्ट है और इधर क्रिमिनल कोर्ट है, दोनों के दोनों। और दूसरा एक और जो पैरेलल आर्म चलता है इज बेसिकली ट्रिब्यूनल्स, राइट। ट्रिब्यूनल्स मतलब वो स्पेशल आपने बेंचेस बनाई थी, कौसी जुडिशियल बॉडी जिन्हें हम बोलते हैं, उनका मेन पर्पस था किसी पर्टिकुलर एक्ट, किसी पर्टिकुलर लॉ से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होती है उसे रिजॉल्व करने का काम, दैट वाज द फंक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल्स, राइट। ये सब हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, मैंने आपको सब चीज़ें बताई थी। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब जब आप कोर्ट में केस फर्स्ट टाइम फाइल करते हैं इट बिकम्स द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। जब आप किसी लोअर कोर्ट के ऑर्डर को हायर कोर्ट में जाकर चैलेंज करते हैं उसे हम बोलते हैं अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो जितने भी कोर्ट्स हैं इंडिया में उनका ओरिजिनल एज वेल एज अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है ना। ये सारी चीज़ें आई थिंक कल हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, और बस उसके बाद वाला पोर्शन अभी हम लोगों को स्टार्ट करना है ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जंप ऑन टू पेज नंबर 4। नाउ ये आज का डिस्कशन अब यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रीसेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, जजमेंट्स के बारे में बात करें, बट बिफोर द जजमेंट्स इन लोगों ने थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात किया है। व्हाट सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजेज ऑफ, चीफ जस्टिस कौन होते हैं, उसके बाद कौन उन्हें नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है, सेलेक्ट करता है, और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनती है ना। खैर आप जैसे किसी भी कोर्ट के बारे में बात करें ना,
तो मैं पहले आपको बेंच के बारे में बता देता हूँ। अपने यहाँ पे हम लोग 3 बेंचेस मानते हैं किसी भी कोर्ट की। पहला विच इज कॉल्ड एज अ स्मॉल बेंच, इसी को हम लोग सिंगल बेंच भी बोलते हैं। दूसरा विच इज कॉल्ड एज अ डिवीजन बेंच, ओके, एंड थर्ड विच इज अ फुल बेंच। स्मॉल बेंच और अ सिंगल बेंच कंप्राइजेज ऑफ 1 जज। अच्छा, मूवीज में आप देखते होंगे ना, जैसे कुछ मूवीज में आपने देखा होगा सामने एक जज बैठा होता है, कुछ मूवीज में आपने ऐसा देखा होगा 2 जजेस होते हैं, राइट। सो वो सिंगल जज की बेंच इज कॉल्ड एज स्मॉल बेंच। जब 2 जजेस बैठते हैं टू प्रिसाइड ओवर अ पर्टिकुलर मैटर, उसे हम बोलते हैं डिवीजन बेंच। और थर्ड होती है फुल बेंच। फुल बेंच होती है मिनिमम 3 जजेस की, और मैक्सिमम आज तक जो सबसे बड़ी बेंच हम लोगों ने देखी है वो है 13 की। ऐसा नहीं कि 13 हाईएस्ट है, बट आज तक की जो सबसे बड़ी बेंच हम लोगों ने नोटिस की इन द पास्ट, दैट कंप्राइज्ड ऑफ 13 जजेस, राइट। जैसे वो 19, खैर शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, उसके बारे में सुना हो, 1973 में वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड हिस्टोरिक केसेस ऑफ इंडिया हैपेंड, राइट। केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। खैर मैं आगे आपको बताऊंगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था। फिर 76 में इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण हुआ था इमरजेंसी के वक्त। मतलब ब्यूटीफुल केसेस, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पूरी किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वाज शेकन व्हेन ऑल दीज इश्यूज हैपेंड। सो जो आज तक सबसे बड़ी बेंच देखी गई है, दैट कंप्राइज्ड ऑफ 13 जजेस, है ना। सो 3 बेंचेस, स्मॉल, डिवीजन, फुल। स्मॉल बेंच कंप्राइज ऑफ सिंगल जज, डिवीजन बेंच कंप्राइजेस ऑफ 2 जजेस, एंड फुल बेंच कंप्राइजेस ऑफ मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम ऑफ 13 जजेस। हाँ जी, तो अब ये थोड़ा बहुत हम पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो बोल रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट एंड द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। व्हाट डू यू मीन द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट? कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप फर्दर और कहीं चैलेंज नहीं कर सकते हो। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जजमेंट है, दैट बिकम्स फाइनल, राइट। उसमें इंटरफेयर करने के पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, राइट। इन द केसेस ऑफ इमरजेंसी ऑब्वियसली प्रेसिडेंट कैन इंटरफेयर, बट अगर आप कोर्ट की बात करते हैं, मतलब अगर आप जुडिशरी की बात करते हैं, तो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई भी नहीं है, उनका डिसीजन फाइनल एंड बाइंडिंग होता है। अच्छा, आगे देखो, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अच्छा सी एक बात समझना, आपका ये जो सब्जेक्ट है ना, इनफैक्ट पूरा के पूरा ईईटी जो है आपका, CSEET है, दिस इज एन MCQ बेस्ड पेपर, राइट। सो आपको ना कुछ भी इसमें याद नहीं करना है, रटना नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर थिंग्स, राइट। सो बहुत आप उसको मगअप करने की कोशिश मत करना, कारण इसमें बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे आगे जाके। बस आपको ब्लिंकली छोटी छोटी चीज़ें, मैं आगे जाके कुछ आपको न्यूमेरिक्स भी यहाँ पर देने वाला हूँ, जो विच विल हेल्प यू रिमेंबर ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, राइट। और लास्ट में जब हम पूरे चैप्टर का एक क्विक रिव्यू करेंगे, क्विक रिविजन करेंगे, उसमें हम लोग फटाफट पॉइंट्स बोलते जाएंगे, राइट, जहाँ पे हम लोग आपके समरी नोट्स बनाएंगे। ये जो हाईलाइट मैंने रेड में किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने रेड में हाईलाइट किया, तो वो आप वो भी ध्यान रखेंगे ना, तो आई थिंक इट सफाइजेस। आगे देखो, इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट। अच्छा, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, इट इज़ नॉट प्योरली फेडरल, इट इज़ नॉट प्योर यूनिटरी, राइट। यूनिटरी क्या होता है, फेडरल क्या होता है, अब खैर आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे, बट फेडरल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो यू नो हम लोग क्लेम करते हैं कि इट इज़ मोर ऑफ फेडरल एंड लेस ऑफ यूनिटरी, ऑल्दो देयर आर सर्टेन फीचर्स ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज वेल, राइट। सो फेडरल जैसे जहाँ पे हम बोलते हैं कि देयर इज़ वन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया में है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स सेंटर और स्टेट हमारे यहाँ पर है, उसके बाद उसके रिलेटेड जो भी लॉज बनाने के पावर्स हैं वो भी हमारे यहाँ पर डिवाइडेड है। सेंटर अपने लिस्ट के ऊपर लॉज बनाता है, स्टेट अपने लिस्ट के ऊपर लॉज बनाता है, राइट। तो काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो फेडरल है इंडिया में, राइट। बट इंडियन इकोनॉमी को हम लोग ये नहीं बोल सकते, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग ये नहीं बोलते इट इज़ प्योरली फेडरल इन नेचर, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेडरल एज वेल एज यूनिटरी। आई एम श्योर अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फेडरल क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है। हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था, हमको कुछ याद नहीं आ रहा है, हम लोग इसे डिस्कस करेंगे, लेकिन एट दिस पॉइंट अभी सुप्रीम कोर्ट के साथ ये पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पर दिया है इसलिए बस वो वर्ड आ गया, इसलिए मैंने थोड़ा सा उस पर फोकस किया, बट इसके बारे में आगे हम लोग जाकर पढ़ेंगे। आगे देखो, एंड एज अ सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल एंड यूनिफाइड? स्ट्रेट लाइन, जैसे हायरार्की अपने आप पे फिक्स है ना, तो सेम लेवल पर 2 कोर्ट्स नहीं है। ऑफ कोर्स हाई कोर्ट हर स्टेट में एक है, राइट, मतलब 25 हाई कोर्ट्स इंडिया में, कुछ स्टेट्स 3 स्टेट्स ऐसे जो कॉमन हाई कोर्ट शेयर करते हैं बेसिकली।
बट एक हाई कोर्ट का ऑर्डर किसी दूसरे हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, राइट? जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट पास किया, सो इट नॉट नेसेसरी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट वो जजमेंट मानेगा, दिल्ली हाई कोर्ट वो जजमेंट मानेगा, राइट? सो यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम मतलब कंप्लीट हायरार्की है, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। 3 tier स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट द टॉप, उसके बाद हाई कोर्ट्स हैं सारे के सारे, और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कल हम लोगों ने बात की थी, आपके सारे सिविल कोर्ट्स और आपके क्रिमिनल कोर्ट्स वो सब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आते हैं। ये कौन है? ओके ये यस, ही इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर रामनाथ कोविंद। यार बहुत बार अभी भी यार यू नो आई एम समहाउ सरप्राइज्ड, अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली रिमेन कंफ्यूज्ड यू नो कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में डिफरेंस क्या है। एंड व्हेन वी से, किसी को मैंने एकदम रैंडमली पूछ लिया कि प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का, तो पीपल से नरेंद्र मोदी, कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम, यू नो, तो ऑफ कोर्स मिस्टर रामनाथ कोविंद इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री, राइट? आगे बात करेंगे हम लोग प्रेसिडेंट का रोल क्या है, प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या है। आपका चैप्टर 3 जो है विच इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल अफेयर्स, उसमें हम लोग सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करेंगे। एंड सिंस वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, I will express you know my thoughts about the political structure of this country. I'm sure a lot of you would agree to it, a lot of you would disagree to it. और I think वो न्यूज़ में, मीडिया में, सोशल मीडिया में हम लोग सुनते रहते हैं। खैर वो नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, वो टसल चलता रहता है। कुछ जो मोदी फैंस हैं उन्हें मोदी भक्त बोलते हैं, और आई थिंक वो कुछ चलता रहता है। बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज है। सो एनीवे, जब वो टॉपिक आता है हम लोग ऑफ कोर्स इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इट्स फन टू लर्न दैट वे। चलिए देखते हैं ज़रा। सो ये क्या बोल रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, मतलब जब आप सुप्रीम कोर्ट गठित करेंगे, जब आप उसे फॉर्म करेंगे, तो क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चेक करते जाएं एक एक करके। तो सबसे पहले कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का मेंशन है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब ये अगेन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बस आपको अगर ये नोट्स का प्रिंट आपके पास है तो आपको बस हाईलाइट करना है, ठीक है? और हाईलाइट करने का पर्पस क्या है, लास्ट मोमेंट पे बस आपको इतना इतना याद रखना है। छोटे छोटे सर्कल कर लिया आप लोगों ने, अंडरलाइन कर लिया, रेड में तो एनीवे है, मतलब आई डोंट नो जिसने खैर बुक्स खरीदी होगी क्लास से उनके पास तो कलर्ड बुक्स आ जाएगी। अगर आप नॉर्मल प्रिंट लेंगे तो ब्लैक एंड वाइट होगा, तो अगर ब्लैक एंड वाइट है तो फिर एटलीस्ट आप अंडरलाइन करते जाएँ साथ साथ में। चलिए देखो ज़रा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर पार्ट 5 एंड चैप्टर 6, है ना? सो बेसिकली पार्ट 5 चैप्टर 6 में इसका मेंशन है। कहाँ पर पार्ट 5 में, ये देखो आर्टिकल 124 टू 147, है ना? दैट टॉक्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पूरा उसका कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस कि भाई एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर हैज़ नो इंटरफेरेंस, ज्यूरिसडिक्शन मतलब उसके पावर्स टू द होल ऑफ इंडिया, पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करेगा, वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। कहाँ पर लिखी हुई है? आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147, ये अब मार्क कर लें, है ना? ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आगे देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 124 states that there shall be a Supreme Court of India constituting of a CJI, Chief Justice of India, right? जैसे आपने सुना होगा Mr. Ranjan Gogoi basically retired as the Chief Justice and now Mr. Bobde, he is the present Chief Justice, right? So जो मैंने इमेज डाली, he is the present Chief Justice of India, right? जब आप मैंने, अच्छा ये यार इसमें एक चक्कर आएगा, सब्जेक्ट का नाम करंट अफेयर्स है, तो देर मे बी अ पॉसिबिलिटी, राइट, कि जब शायद आप ये वीडियो देख रहे हो प्रॉबली कुछ ऑफिसेस चेंज हो गए। जैसे पॉलिटिकल अफेयर्स में तो आप बहुत जगह ऐसा देखोगे कि मिनिस्टर्स चेंज हो गए। ये मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है ना। प्लीज़ माइंड वेल, ये आप ध्यान रखना, मतलब ऐसा नहीं हो जाए कि आपको ऐसा लग रहा है मैं कुछ गलत बता रहा हूँ आपको। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं उस दिन की आपको करंट पोजीशन बता रहा हूँ। इट मे सो हैपन दैट शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हो 3 महीने 6 महीने 1 साल के बाद प्रॉबली उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाए। उस चीज़ के लिए मेरी कोई जवाबदारी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑब्वियसली जब इंस्टीट्यूट अपडेट्स हमें भेजेगा वी विल बी मेकिंग सेपरेट वीडियोस फॉर इट, बट हाँ जिस दिन मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया उस दिन की करंट पोजीशन है, राइट। और जो भी इमीडिएट नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा ऑब्वियसली उसके लिए ये सारा का सारा कंटेंट वैलिड है और कांस्टेंट, इसमें कोई चेंजेस नहीं है ना। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सो हु बेसिकली हेड्स द सुप्रीम कोर्ट इज CJI। आप अगर पावर्स के टर्म्स में बात करते तो ऑलमोस्ट जो पावर्स आपके प्रेसिडेंट के होते हैं, जो पावर्स आपके स्टेटस जो प्रेसिडेंट का होता है, इक्विवेलेंट स्टेटस बेसिकली चीफ जस्टिस का होता है। सो चीफ जस्टिस हैपेंस टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफिस दैट वे, राइट। जैसे सेंटर पे जो रोल प्रेसिडेंट का होता है, स्टेट में वो रोल गवर्नर का होता है।
जो स्टेटस सेंटर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है, अगर आप स्टेट में देखें तो वो चीफ जस्टिस ऑफ दैट कंसर्न हाई कोर्ट, तो इनका भी दर्जा जो होता है, राइट, इनके जो पावर्स होते हैं दे आर इमेंस, राइट। वो सिर्फ लाल बत्ती और वो सब, खैर लाल बत्ती थैंकफुली दैट पार्ट वाज कट ऑफ, बट बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफिस होता है चीफ जस्टिस का। एंड अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स अ लार्जर नंबर, नॉट मोर देन 7 जजेस। तो इनका ऐसा कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग होंगे, टोटल 8 में से कौन, एक सीजेआई चीफ जस्टिस और 7 जजेस। अभी रिसेंटली हम लोगों ने ये जो जजेस की साइज थी इसे और बढ़ा दिया है, जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में भी बात कर रहे थे, देयर इज इमेंस प्रेशर ऑन दी इंडियन जुडिशियल सिस्टम। पूरी जुडिशरी इज ओवरबर्डनड इन इंडिया, सो to a great extent we've reduced we've increased the size of or the number of judges, benches बढ़ा दिए हम लोगों ने। so पहले 31 जजेस थे, अब वो नंबर को हम लोगों ने रिवाइज करके 34 कर दिया, लेकिन ओरिजिनली जो लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये बता रहे कि भाई 7 जजेस एंड 1 CJI, बट प्रेजेंट नंबर्स कितने, 34। आगे आएगा ये भी, देखो जरा आगे। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज ओरिजिनल, अपीलेट एंड एडवाइजरी। एडवाइजरी मतलब जहाँ पे वो सिर्फ अपना व्यू रखते हैं, दैट व्हाट शुड हैपन, राइट, जिसमें कोई जजमेंट उन्होंने पास नहीं किया है। अच्छा, ओरिजिनल और अपीलेट तो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या होता है, जब आप कोर्ट में केस फर्स्ट टाइम फाइल करते हैं इज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। फॉर एग्जांपल, आप सुप्रीम कोर्ट के सामने एक PIL लेकर गए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेकर गए, तो आपने केस फर्स्ट टाइम फाइल किया है, राइट, दैट इज द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। जब आप किसी हाई कोर्ट के, से बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया जो आपके अगेंस्ट है, उस बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर को आप चैलेंज कर रहे हो बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, दिस इज द अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। सो ज्यूरिसडिक्शन कुड बी ओरिजिनल, इट कुड बी अपीलेट, राइट। एंड एडवाइजरी, जहां पर वो सिर्फ अपना व्यू बेसिकली लोगों के सामने रखते हैं, इस एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नाउ व्हाट इट कंप्राइजेस ऑफ, ये पढ़ते हैं जरा, देखो जरा। सो बिल ऑफ 2019 हैज एडेड 4 जजेस। सो प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 34, दैट इंक्लूड्स योर CJI एज वेल। पहले 31 थी, अब वो बढ़ा के कितनी कर दिया, 34। ये ओरिजिनल जो भी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा, जब बना था कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त कितनी थी, 8, बट अब वो बढ़ के धीरे धीरे कितनी हो गई, 34। आई स्टिल फील, आई डोंट नो, खैर सबके अपने अपने अलग अलग व्यूज होते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन योर जुडिशरी सो मच बर्डन, यू नो, you should increase the number of judges. ऐसा नहीं कि India does not have qualified judges, they do not have that kind of relevant experience. We have everything today. Or if the judiciary of a country fails, right, it becomes very difficult for the economy to grow and survive, because जितने आपके pending disputes है, pending cases हैं, फिर वो business related हो सकते हैं, property related हो सकते हैं, IP related हो सकते हैं, crime related हो सकते हैं, तो unnecessarily बहुत सारी चीज़ें डिले हो जाती है। एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टुडे इज टाइम, राइट, द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग रादर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस शुड नॉट बी डिलेड, राइट। जैसे इंडियन कोर्ट्स के बारे में हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जस्टिस इज डिलेड बट इट इज़ नॉट डिनाइड। सो इफ यू कैन जस्ट वर्क ऑन दैट फैक्टर कि इट इज़ नॉट इवन डिलेड एंड नॉट इवन डिनाइड, आई थिंक देयर इज नो डाउट इंडिया वुड बी द नेक्स्ट सुपर पावर। तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे देखते हैं। द पार्लियामेंट इज ऑथराइज टू रेगुलेट देम, ऑफकोर्स, मतलब इसमें अगर कोई भी चेंजेस स्ट्रक्चर में अगर करने हो तो पार्लियामेंट कर सकता है ना। ये देखना नेक्स्ट, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब सुनना, हाँ, सी, पूरे देश में इमरजेंसी में, राइट, या फिर ऑर्डिनेंस बनाने के, स्पेशल लॉज या स्पेशल पीरियड में, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में लॉ बनाने के पावर्स अगर किसी ऑफिस के पास है तो वो है प्रेसिडेंट, राइट। सो अगर आप मुझसे पूछो कि इंडिया में सबसे पावरफुल ऑफिस किसका है, इज इट द प्राइम मिनिस्टर, आई विल से नो, इट इज द प्रेसिडेंट, राइट। तो प्रेसिडेंट हैज पावर्स टू मेक लॉज इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जब आपकी पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, राइट। ऐसे हर डिसीजन हमारे पर पार्लियामेंट लेती है, राइट। तो जैसे आपने देखा होगा ना, लोकसभा, वो टीवी में, लोकसभा टीवी उस पे चैनल पे आता है, राज्यसभा डिसीजन लेती है, राइट। जब लोकसभा या राज्यसभा इज नॉट इन सेशन, डिसमिस हो गई, डिसवर्स हो गई किसी भी रीज़न की वजह से, या फिर सिचुएशंस कुछ ऐसी है कि वो लोग मिल नहीं पा रहे, राइट, या फिर चीज़ें सेट ही नहीं हो पा रही है, तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास पावर्स है टू मेक ऑर्डिनेंसेस, टू मेक लॉज, राइट। इमरजेंसी उस वक्त प्रेसिडेंट लॉ बना सकते हैं खुद से, उन्हें किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स उसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है, जैसे 6 वीक्स का टाइम है
6 हफ्ते के अंदर अंदर आपको वो लॉ जो प्रेसिडेंट ने पास किया है उसे आपको पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करना है और फिर पार्लियामेंट उसे अप्रूव करती है। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में लॉ बनाने के पावर्स किसके पास हैं? प्रेसिडेंट। सो दैट वे प्रेसिडेंट का ऑफिस हैपेंस टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफिस इन इंडिया, राइट। नाउ अब सीजेआई का सिलेक्शन कौन करता है? प्रेसिडेंट। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये आगे देखो जरा, द सीजेआई इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द जजेस विच ही थिंक्स इज नेसेसरी, राइट। तो सीजेआई को किसने सेलेक्ट किया? प्रेसिडेंट ने। फिर प्रेसिडेंट और सीजेआई मिलकर बाकी सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं, है ना। ये देखो, द अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीजेआई। चीफ जस्टिस से डिस्कस करके बाकी सारे जजेस का हम लोग सिलेक्शन करते हैं। ये क्लियर है? ये ठीक है ना। सो बेसिकली 34 जजेस, पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, ओरिजिनली इट वाज 8, प्रेसिडेंट सीजेआई का सिलेक्शन करता है और प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद सीजेआई बाकी सारे जजेस का सिलेक्शन करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सुप्रीम कोर्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, उसके बाद देखते हैं अच्छा, अब यहां पर आपके सारे के सारे जजमेंट्स आ रहे हैं, राइट, कि कौन कौन से जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट पास्ट में पास किए। सुनते हैं। तो पहला जो जजमेंट था, दिस इज रिलेटिंग टू चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट, है ना। उत्तराखंड का आपने सुना होगा चारधाम। मैं यार इसका जस्ट मैंने वो लिंक भी निकाला था, आप इंटरेस्टेड हो तो पढ़ना ज़रूर। अच्छा, मैं ये लेक्चर में बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में भी डिस्कशन नहीं करेंगे अननेसेसरीली, नहीं तो ऐसा होगा कि किसी एक टॉपिक में अटके ना तो पूरा सेशन उसी में चला जाएगा। तो ऑफ कोर्स मुझे सिर्फ ऐसा हिंट आपको देना है हर चीज़ के बारे में। MCQ पेपर है, वेटेज आप जानते हैं 20 मार्क्स का है, तो बहुत हम लोग इसको स्ट्रेच भी नहीं करेंगे। सो देखो ज़रा, चारधाम एक्सप्रेस वे नेशनल हाईवे। अच्छा, अब सी इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड पहले आपको बता दूँ, फिर हम लोग ये पढ़ लेंगे। जैसे इंडिया हैपन्स टू बी अ प्लेस विच इज़ फुल ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स, राइट। हमारी बहुत आस्था है, हमारा बहुत विश्वास है भगवान के ऊपर। तो बहुत सारे लोग आप ऐसा देखते हैं कि जो हिंदू कम्युनिटी है पर्टिकुलरली, ये चारधाम की यात्रा करते हैं, राइट। सो एक धाम से लोग दूसरे धाम ट्रैवल करते हैं और ऐसे हर साल लाखों कम्यूटर्स बेसिकली एक धाम से दूसरे धाम जाते हैं। सो उनके कन्वीनियंस के लिए, राइट, उनके ईज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने प्रोजेक्ट अप्रूव किया था। बाद में ऑफ कोर्स एनवायरमेंटल कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे जितना भी फॉरेस्ट का एरिया होता है, राइट, उसमें आपको बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, इन सभी से एनओसी लेना पड़ता है, क्लियरेंस लेना पड़ता है कि भाई हम लोग नेचर को हार्म नहीं करेंगे। ऑब्वियसली जब आप हाईवे बना रहे हो तो आप बहुत सारे पेड़ कट करोगे, काफ़ी सारी ग्रीनरी ऐसी होती है जो डिस्ट्रॉय हो जाती है, पहाड़ कट कट करके हम लोग रोड्स बनाते हैं, राइट। तो नेचर को हम लोग बेसिकली डिस्टर्ब करते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट अपने एंड पर क्या सोचती है, क्या चाहती है कि जितना आपने डिस्ट्रक्शन किया है एक एरिया में, इतने ही आप ट्रीज रीप्लांट कर दो किसी दूसरे एरिया में, राइट। ये उसका लॉजिक होता है, उसका पर्पस होता है। तो द मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया यहाँ पर वो सब दिया हुआ है। नाउ बिफोर वी डिस्कस मोर अबाउट द जजमेंट, पहले हम लोग थोड़ा सा चारधाम प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। एक बार चेक करना। सो चारधाम एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे, साथ साथ पढ़िए प्लीज, इज अ प्रपोज्ड 2-lane express national highway with a minimum width of 10 meters in the state of Uttarakhand, है ना। The proposed highway will complement the underdevelopment Chardham railway by connecting the 4 holy places in Uttarakhand states including, देखो अब जरा क्या क्या आप कनेक्ट कर रहे हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चंपावत, पिथौरागढ़, गंगोत्री एंड यमुनोत्री, राइट। तो आप ये पांचों जो आपकी रिलीजियस प्लेसेस हैं, आप इन सभी प्लेसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स 900 किलोमीटर्स नेशनल हाईवेज विल कनेक्ट होल ऑफ उत्तराखंड स्टेट, राइट। सो ये जो इनका स्प्रेड है 900 किलोमीटर में, इसको पूरा का पूरा कनेक्ट कर रहे हैं। आगे देखिए थोड़ी सी डिटेल्स। द टोटल कॉस्ट ऑफ
INR 12,000 करोड़, 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है. एंड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द प्रोजेक्ट वाज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ऑन 27th of December 2016. 2016 में इसे अप्रूव किया था. द हाईवे विल बी कॉल्ड चारधाम महामार्ग एंड द हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विल बी कॉल्ड एज चारधाम महामार्ग विकास परियोजना, है ना. सो ये उसका प्रोजेक्ट का नाम है. और ये पूरे रूट्स आपको दिए हुए हैं कि किस किस तरीके से कनेक्ट, सो वेस्ट टू ईस्ट, साउथ टू नॉर्थ किस तरीके से वो कनेक्ट होगा, है ना. ये सारी उसकी डिटेल्स है. ये आप चाहे तो ऑफकोर्स इंटरनेट पे जाके पूरा के पूरा पढ़ सकते हैं. ठीक है. अब इसमें बेसिकली जजमेंट क्या देखो जरा. सुप्रीम कोर्ट क्लियर द डेक्स फॉर द चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट ड्यूरिंग अगस्त 2019. सो 2016 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, 2019 में उसका अप्रूवल मिला. द एपेक्स कोर्ट मीन्स द हाईएस्ट कोर्ट also asked the Union Environment and Forest Ministry to form the high-powered committee by to look into environmental concerns. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या व्यू रखा कि भाई आप एक कमेटी बनाइए, सारे के सारे जो हाई पावर्ड मिनिस्टर्स हैं आपके, जो ये समझ सकते हैं कि इसका इफेक्ट एनवायरमेंट पर क्या आएगा. अ बेंच कंप्राइजिंग, बेंच मतलब जो जजेस होते हैं, जस्टिस RF नरिमन एंड सूर्यकांत, मॉडिफाइड एन अर्लियर ऑर्डर ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. जिस अब देखो वापस से ट्रिब्यूनल वर्ड आ रहा है. बेसिकली जितने भी आपके एनवायरमेंट लॉज हैं, उन एनवायरमेंट लॉज के लिए हम लोगों ने एक ट्रिब्यूनल बनाया जिसे हम बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राइट, NGT, बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग अ फ्रेश हाई पावर्ड कमिटी. सो बेसिकली NGT का जो ऑर्डर था उसे सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई किया. ओके. अ फ्रेश हाई पावर्ड कमिटी कंसिस्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम Physical Research Laboratory, Wildlife Institute of India and Defense Ministry and submit its recommendation within 4 months. तो उन्हें बोला कि भाई पूरी आप कमेटी बना के मुझे फाइनल रिपोर्ट आप सबमिट करो. अब देखो जजमेंट क्या है. एज पर द डिसीजन द कमिटी शैल होल्ड क्वार्टरली मीटिंग्स. पर्पस क्या है क्वार्टरली मीटिंग्स होल्ड करने का? जस्ट टू इंश्योर दैट सब कुछ एज पर लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, सच कुछ एज पर डिसीजन चल रहा है, आप कहीं पर भी एनवायरमेंट को वाइडली अफेक्ट नहीं कर रहे हो. हाँ, अब ये पॉइंट पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट था. The committee will also suggest the areas, है ना, the committee will also suggest the areas in which afforestation should be taken. मतलब कहाँ कहाँ पर हम लोग पेड़ों को निकालेंगे, हम लोग रोड्स बनाने के जो क्लीन करेंगे सब चीज़ें, and the kind of saplings to be planted. या आगे बढ़ो. In case of non survival of any sapling, right, मतलब जो भी आप पेड़ निकाल रहे हो या जो भी आपने बाकी ग्रीनरी है जिसको आपने डिस्टर्ब किया, further plantation should be done and compensatory afforestation should be 10 times the number of trees cut. जितने पेड़ आप काटेंगे, जितने वृक्ष आप काटेंगे, उसके 10 गुना पेड़ आप वापस से रिप्लांट करेंगे. सो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उनका व्यू था. क्लियर है सबको ये, है ना. अब बस आपको क्या करना है, प्यार से एकदम धीरे 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 सारी सारी चीजें पढ़ना है. जो आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करना है, मार्क करना है. मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने ऑलरेडी रेड में हाईलाइट किया हुआ है फॉर योर ईज. आगे चलते. उसके बाद कुछ और जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक बार वो भी देख लेते हैं. हाँ देखो यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, है ना, कि बैकग्राउंड क्या है. सो दिस इज अंडर RTI एक्ट. किसमें है? RTI एक्ट में. RTI इज राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना. राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिस है, और अगर आपने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की कि भाई मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, और अगर उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं की, सो आप RTI में एप्लीकेशन कर सकते हैं एंड देयर विल बी बाउंडेशन, देयर विल बी फोर्स ऑन दैट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड यू दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन. क्यों? ऐसा माना जाता है कि इट इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कि गवर्नमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जो इन्फॉर्मेशन है, और अगर आप रेलेवेंट कंसर्न पर्सन है तो आपका उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर पूरा का पूरा एक्सेस है. इज बेसिकली RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन. मतलब अंडर दिस you can make an application to the concerned government department to fetch certain information which is rightly available with the government. So government के पास जो भी information है, और अगर आप concerned party, आप interested party है, तो आप वो information demand कर सकते हैं, और government office की responsibility है कोई information आपको timely provide करेगी. ठीक है. चलिए अब यहाँ पर क्या है. So basically this case is between ये यहाँ पर ये देखो पार्टीज का नाम दिया हुआ है, ठीक है. क्या है? DAV कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी एंड अदर्स वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड अदर्स. ना अब इसमें केस क्या है, इसमें ऐसा है कि सवाल ये आता है कि ये जो
कॉलेज ट्रस्ट है, यू नो, इस कॉलेज ट्रस्ट को काफ़ी पैसा गवर्नमेंट ने दिया है ना। ये ट्रस्ट को बनाने के लिए जो ज़मीन की ज़रूरत थी, बाकी जो पैसे की ज़रूरत थी, वो किसने दी? गवर्नमेंट ने दिया। ये नहीं बोल रहे कि भाई मेजॉरिटी पैसा गवर्नमेंट ने दिया, मेजॉरिटी ज़मीन गवर्नमेंट ने फंड की है, बट एक सिग्निफिकेंट पार्ट उसका गवर्नमेंट ने फंड किया है। तो क्योंकि उसे गवर्नमेंट ने फंड किया है, राइट, क्योंकि उसका पैसा गवर्नमेंट ने दिया, तो इनका ऐसा कहना है कि भाई इट ऑल्सो बिकॉज सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग उसे गवर्नमेंट से मिली है, राइट, क्योंकि इस ट्रस्ट को सब्सटैंशियल फाइनेंसिंग गवर्नमेंट से मिली है, सो इट फॉल्स विद इन द कैटेगरी ऑफ दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन जिसे आरटीआई एप्लीकेबल होता है, आरटीआई अप्लाई होता है। तो अगर आपको आरटीआई एप्लीकेबल है तो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, हर गवर्नमेंट ऑफिस को ये बाउंडेशन है कि भाई कोई भी रेलेवेंट कंसर्न पर्सन अगर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपसे डिमांड करे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, है ना। सो दिस केस इज अबाउट दैट। अब इसमें मुद्दा ये है, इशू ये है कि कब आप बोलोगे कि वो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या फिर द डिपार्टमेंट इज फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, है ना। अब देखो इसमें कॉमन सेंस जो एक लेमैन का व्यू होता है वो ये होता है कि सब अगर 100 रुपए किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लगे, है ना, कि ये पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मुझे 100 रुपए लगे और 100 में से अगर मोर देन 50% से ज़्यादा पैसा अगर मेरे पास सरकार से आया तो मैं बोलता हूँ कि आई एम सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। ये एक लेमैन्स व्यू है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या व्यू रखा वो हम लोग समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? substantial financing does not, अच्छा, see there's a difference between the word substantial financing and majority financing. When I say majority financing, this view is correct, more than 50 is majority, right? When I say substantial financing, it does not necessarily mean it is more than 50, right? substantial financing, इनका क्या कहना है कि substantial financing वो होती है कि अगर सरकार ने आपको पैसा नहीं दिया होता तो क्या आप खुद इतने सक्षम थे कि आप वो काम कर सकते थे? मे बी नॉट। जैसे जमीन, अब आप अपने घर पे बड़े बुजुर्गों से सुनते होंगे कि यार वो बोलते थे कि भाई आज कोई ज़मीन है आपके गांव में, आपके घर के आसपास, जो आज 10 करोड़ की है, और आप दादाजी से बात करोगे वो बोलेंगे यार आज से 30 साल पहले ना ये ज़मीन मेरे को 100 रुपये में मिल रही थी, मैंने उस वक्त नहीं ली, अगर वो 100 रुपये में ली होती तो आज उसकी कीमत 10 करोड़ की होती, राइट, वो 10 करोड़ हमारे होते। तो ये बहुत कॉमन सी स्टोरी आप हर घर में सुनोगे, राइट। तो यहाँ पर भी ये लोग क्या बोल रहे हैं, अब ये पढ़ना ज़रा, साथ साथ पढ़ते देखो जरा। In our view, substantial means a large portion, right? It does not mean majority, it means a large portion. It does not necessarily have to mean a major portion or more than 50. जरूरी नहीं है 50 से ज़्यादा इस substantial financing. Substantial financing can be both direct and indirect. Government ने या government के किसी department ने इस indirect. Now, example से समझा रहे हैं. If a land in a city is given free of cost or on heavy discount to hospitals, educational institutions, मतलब अगर किसी city में कोई ज़मीन सरकार ने बिल्कुल free of cost या negligible cost पे अगर किसी institution को दी है, दिस इन itself could also be substantial financing. वो भी एक तरीके से फाइनेंसिंग है, राइट। मतलब मैंने आपको डायरेक्टली पैसा नहीं दिया, जमीन दे दी, उस पैसे से भी आप जमीन ही खरीदते, तो मैंने आपको पैसा नहीं दिया, आपको क्या किया मैंने? जमीन ही दे दिया ना। आगे देखो, अब हाँ इसमें एक ये यहाँ पे वैल्यूएशन वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ये देखना, द वैल्यू ऑफ द लैंड विल हैव टू बी इवैल्यूएटेड नॉट ओनली ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट। अब मैंने 25 साल पहले आपको जमीन दी थी, उसकी कॉस्ट नेग्लिजिबल थी, लेकिन आज उसकी वैल्यू करोड़ों में, उस वक्त हजारों में थी, आज करोड़ों में, तो आपको सिर्फ हजारों वाली वैल्यू कंसिडर नहीं करना है, आपको उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू भी कंसिडर करना है कि उसकी आज की वैल्यू कितनी है, राइट। तो ये क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ द लैंड विल हैव टू बी इवैल्यूएटेड नॉट ओनली ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट ओरिजिनली, बट इवन ऑन द डेट व्हेन द क्वेश्चन अराइजेस एज टू वेदर द सेड बॉडी और एनजीओ इज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड। मतलब आपको सिर्फ उस दिन का वैल्यूएशन कंसिडर नहीं करना है, आपको उसका आज का प्रेजेंट वैल्यूएशन भी कंसिडर करना है जब ये मुद्दा कोर्ट के सामने आया कि आर यू सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड और नॉट। समझ में आ रहा है? सो इनका क्या कहना है, सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग डज नॉट मीन मेजॉरिटी फाइनेंसिंग, इट मीन्स वो फाइनेंसिंग जो आपको वो एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत जरूरी थी, और मैं उस दिन का वैल्यूएशन नहीं लूंगा, सिर्फ जब मैंने लैंड आपको दी थी, मैं आज का भी वैल्यूएशन उसका कंसिडर करूंगा, राइट, और फिर मैं सब्सटेंशियल फाइनेंसिंग इवैल्यूएट करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। दूसरा, ये एक और उन्होंने ट्रस्ट बताया, इसमें क्या बोल रहे हैं, वेदर द बॉडी अथॉरिटी और एनजीओ can carry on its activities effectively without getting finance from the government. मतलब अगर सरकार ने आपको पैसा नहीं दिया होता तो क्या आप ये बिजनेस चला सकते थे, आप ये एक्टिविटी कर सकते थे? इफ योर आंसर इज नो, यू आर सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, राइट। तो दूसरा टेस्ट उन्होंने यहाँ पर बताया। तो इनका ये कहना है कि अगर कोई डिपार्टमेंट, अगर कोई ट्रस्ट इज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, तो अगर कोई भी एप्लीकेंट आपको एप्लीकेशन करता है अंडर आरटीआई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
आपकी जवाबदारी है कि आप उसे इंफॉर्मेशन दो। मतलब केस किसके ऊपर है कि क्या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, आई रिपीट, क्या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को विच इज सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड, उसके उसके अगेंस्ट आप आरटीआई में एप्लीकेशन कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, हाँ कर सकते हो। सो अगर आपको जजमेंट सुनना है तो यहां पर एक ही शब्द में कैपिटल अक्षरों में लिख लेना हाँ। अगर आप सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड हो, ध्यान से सुनना, अगर आप सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड हो सो आप आरटीआई के उस डेफिनेशन के अंदर फिट होते हो कि भाई यू आर अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और अगर किसी ने आपसे एप्लीकेशन डिमांड की है, कोई इंफॉर्मेशन डिमांड की है, तो आपकी जवाबदारी है उसे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, बस आई थिंक ये इसका जजमेंट था। चलो आगे देखते हैं, एक जजमेंट और है, ये जजमेंट हम लोग और पढ़ लेते हैं, है ना फिर हाईकोर्ट वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। देखो जरा सेकंड, अब इसमें क्या है, अक्यूज्ड चार्ज विथ फूड अडल्ट्रेशन कैन नॉट बी अक्विटेड, अक्विटेड मतलब कॉट, merely because deficiency was marginal, marginal मतलब negligible, है ना। फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है, अडल्ट्री हम समझते हैं, है ना, मिक्स होके आती चीज़ें, प्योर नहीं होती आजकल, जो आप हर जगह सुनते। केस किसके बीच में, राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना। केस किसके बीच में, राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। सर ये स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मतलब क्या पूरी सरकार ने केस फाइल किया? नहीं, जब भी गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट, राइट, जब भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट केस फाइल करता है तो हम लोग लिखते हैं स्टेट का नाम, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई केस फाइल करती है या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल करते हो तो हम लोग लिखते हैं यूनियन ऑफ इंडिया। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके अगेंस्ट केस फाइल किया या आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल किया है, आप लिखते हैं यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत जगह आप ऐसे पढ़ेंगे UOI ऐसे लिखा हुआ होता है। और जब स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपने केस फाइल किया या फिर आपने स्टेट गवर्नमेंट को सीयू किया है तो उसमें नेम ऑफ द स्टेट होता है ना। जैसे अगर आपने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को सीयू किया सो इट इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, सो यहां पर किसने सीयू किया है, राजकुमार ने। किसको सीयू किया है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जो पहला नाम लिखा होता है ये होता है एप्लीकेंट, किसने केस फाइल किया है, और जो दूसरा नाम होता है ये होता है डिफेंडेंट, किसके अगेंस्ट आपने केस फाइल किया। ये कल बताऊंगा मैं आपको खैर। और सुनो अब इसमें इनका क्या कहना है कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट ने, जैसे इंडिया में फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है ना, तो FSSAI आपने सुना होगा कि जितनी भी ऐसे बिजनेस हैं जो किसी भी तरीके के फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो उन्हें फसाई FSSAI ये लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इनका क्या कहना है कि भाई लेजिस्लेचर मतलब जहाँ पर सरकार ने कोई आदेश नियुक्त किए, कोई रूल्स बनाए कि भाई कोई चीज़ आपको किस तरीके से रखनी है, किस तरीके से आपको सेल करनी है, नो मैटर व्हाट, वो अडल्ट्रेटेड है या नहीं है, वो साफ है या नहीं है, वेदर इट इज गुड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और नॉट, वेदर इट इज हजार्डियस और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको वो गाइडलाइंस फॉलो करनी है और आपको वो प्रोडक्ट उसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू की है। देखो जरा ये क्या बोल रहे हैं, वी आर द कंसिडर्ड व्यू दैट वन स्टैंडर्ड्स आर लेड डाउन, मतलब अगर आपने कोई स्टैंडर्ड बताया है किसी चीज को रखने का, देन दो स्टैंडर्ड्स हैव टू बी फॉलोड, फुल स्टॉप, आपको फॉलो करना ही करना है। अच्छा, अब जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको शायद समझ में आएगा इससे। मिल्क, अब मिल्क आप कैसे खरीदते हैं, या तो आपके घर पे वो जो बंदी वाला होता है वो रोज़ अपने यहाँ पे हम लोग कोई बर्तन रख देते हैं, उसमें वो केटली वगैरह आपने रख दी, उसमें पोर करके और चला जाता है ना। दूसरा, आप पैकेट में मिल्क खरीदते हैं, किसी शॉप पे आप गए हो, आपको पैक करके देता है। देयर आर स्टैंडर्ड्स, राइट, प्लास्टिक को लेकर स्टैंडर्ड्स हैं, किस तरीके से वो आपको पैक करके देता है, स्टैंडर्ड्स है। अब मैं छोटा सा आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ, प्रॉब्ली आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। सो वी हैड अ रेस्टोरेंट, सोल्ड इट रिसेंटली मतलब लास्ट ईयर। तो वहाँ पे क्या होता है कि हर महीने, इट वाज इन एन IT कंपनी बेसिकली, तो वहाँ पे हर महीने ऑडिट कंपलसरी होता है, मतलब किचन का ऑडिट होता है आपका, जस्ट टू इंश्योर दैट जो भी आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो वो सब एज पर द मार्क, एज पर स्टैंडर्ड है नहीं है। अब रेस्टोरेंट का स्टाफ होता है यार, ये बहुत एजुकेटेड तो नहीं होते हैं लोग, है ना, मतलब फॉरगेट द मैनेजर या शेफ़ की बात छोड़ दो, बट बाकी जो लो लेवल स्टाफ होते हैं थोड़े से कैजुअल होते हैं लोग, इनको बहुत समझाना पड़ता है। तो किचन के अंदर वी हैड स्टैंडर्ड्स दैट आपके नेल्स कट होने चाहिए, यू शुड बी प्रॉपर्ली शेव्ड, राइट, आपके बाल कटे होने चाहिए, यू वेयरिंग अ कैप हमेशा, हाथ में ग्लव्स हैं आपके, शूज़ क्लीन है, पॉलिश्ड हैं,
सेफ्टी शूज़ बोलते हैं जो हम लोग किचन में यूज़ करते थे, वो सारी की सारी चीज़ें स्टैंडर्ड, फिर आपके कपड़े साफ़ हैं, ये सब स्टैंडर्ड्स हम लोग इंश्योर करते हैं, राइट। अब उस दिन क्या हो गया, कोइंसिडेंटली सब कुछ किचन वॉज नीट एंड टाइडी एंड यू नो व्हेन वी आर ऑपरेटिंग, लाइक आप हर मिनट वो होते थे, इंस्पेक्शन होते थे, 12 में से हम लोग ऐसा है कि 7-8 बार ऐसा हुआ है कि वी वन द फर्स्ट प्राइज, लाइक द क्लीनेस्ट किचन है। तो एक बार कोइंसिडेंटली ऐसा कुछ हो गया कि दूध रखा हुआ था, फ्रिज के अंदर था, हाँ दूध था, पैकेट में था, दूध के पैकेट आते हैं जैसे अमूल के पैकेट आप लेते हैं, तो पैकेट था। अब पैकेट कटा हुआ था, ओके, और उसमें आधा दूध उसने यूज़ किया था, आधा ऐसे ही रख दिया। अब वो फ्रिज के अंदर ही रखा हुआ था, फ्रिज के अंदर दूध नॉर्मली ख़राब नहीं होता अगर वो पैकेट के अंदर भी है तो, राइट। तो जब वो इंस्पेक्टर आया FSSAI वाला, उसने देखा कि ये दूध एक बोल के अंदर पैकेट रखा हुआ है, राइट, एंड इट्स ओपन। तो उसने उसका फ़ोटो क्लिक किया और रिपोर्ट बना दी, एंड रिपोर्ट सारे जो कंपनी है उनको जाता है और एक जो आपके ओनर हैं उस शॉप के उनको, तो मेरे पास मेल आया, ही सेड द मिल्क वॉज केप्ट ओपन। दैट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम वी गॉट अ नेगेटिव रिमार्क कि भाई इस तरीके से कुछ कंप्लेंट आई है आपके अगेंस्ट। तो मुझे पता नहीं था ऑनेस्टली कि यार, मुझे यही प्रिजम्पशन था कि भाई अगर फ्रिज के अंदर है तो आई थिंक दूध ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। घर में बहुत बार ऐसा होता है कि अपन लोग फ्रिज में रख देते हैं दूध। नाउ दैट इज समथिंग विच इज़ नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि इसके लिए स्टैंडर्ड्स हैं, राइट। तो यहाँ पर ये नहीं बोल रहे, अच्छा वो दूध वॉज गुड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मैंने एक्चुअली उसका मेल का रिप्लाई किया, मैंने बोला कि सर इट वॉज केप्ट इन द फ्रिज, फ्रिज का मैंने टेम्परेचर वगैरह सब कुछ बताया, उसका फोटो क्लिक करके भेजा, थर्मोस्टेट का कि टेम्परेचर क्या हम लोग मेंटेन करते हैं। तो उन्होंने क्या, सेम चीज़, they said we are not saying that the milk is not good for human consumption, it was good for human consumption, right, but problem is there are standards which have been laid down by the government। यहाँ पर भी सेम जजमेंट है। इनका क्या कहना है कि भाई जहाँ पर आपको स्टैंडर्ड्स बताए हैं कि वो दूध उस पर्टिकुलर पॉइंट पर किस तरीके से रखना था, उसी कंडीशन में होना चाहिए। अगर आपने वो स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए, इज ब्रीच ऑफ लॉ, इज ब्रीच ऑफ रूल। तो इधर देखो जरा, यहाँ पे पढ़ना, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट द आर्टिकल ऑफ फूड वॉज इंजूरियस, राइट, मतलब जरूरी नहीं कि वो हानिकारक हो आपके लिए। इन दिस केस the only question to be determined is whether the article complies with the standards laid down or not। मतलब आपको क्या इंश्योर करना है, forget about वो hazardous है या नहीं है, forget about whether it is injurious or not। अगर स्टैंडर्ड्स हैं तो आपको हर पॉइंट पर वो स्टैंडर्ड्स फुलफिल करना है, फॉलो करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। यार इसके आगे अब बताऊंगा तो थोड़ा सा आप घबरा जाओगे, मतलब मेरा पर्पस ये है छोटा छोटा आपको कम कम पढ़ाने का, कि जितना हम लोगों ने आज पढ़ा है वो एटलीस्ट आप वापस से एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, है ना। सो इसके आगे अब हाई कोर्ट है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, और फिर बहुत सारे जजमेंट्स हैं, खैर मतलब काफ़ी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो हम लोग सब पढ़ेंगे। बट आज के लिए आई थिंक दिस मच इज़ गुड इनफ। बस आप जो मैंने आज आपको बताया या वापस एक बार अच्छे से पूरा रीड कर लें, रिवाइज कर लें, जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है उसे आप हाईलाइट करके मार्क कर लें। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू फॉर ऑल योर टाइम, ऑल योर पेशेंस, थैंक यू सो मच।